पढ़ी लिखी देवरानी। अगर आज मैं भी पढ़ी लिखी होती तो मैंने मोहल्ले में हो रहे कंपटीशन को जीत लिया होता और अच्छी खासी मोटी रकम जीतकर आपके हाथ में थमाई होती माँ। बड़ बोली, ज्यादा मत बोल। जितना तेरा कद है ना उससे भी 50% कम बोला कर। इस घर में ही क्या, हमारे खानदान में किसी भी औरत को पढ़ने की इजाजत नहीं है। देख तेरी बड़ी भाभी मधु, ये भी कहाँ पढ़ी है, इसके घर वालों ने भी इसे पढ़ने नहीं दिया। तो अब आप बाकी लोग जो करेंगे वही करोगी? पढ़ना सिर्फ लड़कों के हाथ में है। किताब, पेन, पढ़ाई ये आदमी ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही तो आगे जाके कमाना है। औरतों को तो सिर्फ बेलन, झाड़ू और पोछा यही करना है जीवन भर। और तेरे इस कंपटीशन को जीत कर मुझे नहीं चाहिए पैसे। मेरा बड़ा बेटा सागर अब कमा रहा है और छोटा बेटा तेज भी अपने कॉलेज की पढ़ाई के बाद कमाएगा ही। तारिनी, तू तो बस अपनी बड़ी भाभी से खाना बनाना और घर के बाकी काम करना सीख ले। सच में आप सबकी सोच ना जमीन में धसी हुई रहेगी लाइफ टाइम। न जाने क्यों मैं इस घर में पैदा हुई। ऐसा नहीं बोलती तारिनी। तारिनी रोकर अपने कमरे में चली जाती है। पाठक परिवार में आज तक किसी भी लड़की ने पढ़ाई नहीं की और सिर्फ लड़कों को ही इजाजत दी जाती है, लड़कियों को नहीं। बिंदु के 2 बेटे होते हैं। बड़ा बेटा सागर जो एक अच्छी नौकरी करता है और उसकी बीवी मधु है, और छोटा बेटा तेज जो अभी कॉलेज में अपने लास्ट ईयर की पढ़ाई पूरी कर रहा होता है। बिंदु और यशराज ने कभी अपनी बेटी तारिनी को पढ़ने नहीं दिया, जिसकी शिकायत वो आज तक करती है। तेज को अपने कॉलेज में प्रीति नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। प्रीति, वो दरअसल मुझे ये बात तुमसे बहुत समय से कहनी है। कल इकोनॉमिक्स के क्लास के बाद मैं तुम्हारे लिए रुका भी था, लेकिन तुम चली गई। बोलो ना तेज, क्या हुआ, क्या कहना है तुम्हें? प्रीति, अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखो, हम पिछले 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं। आई नो तेज, जैसे तुमने अपनी जज्बातों को मन में छुपा के रखा, वैसे मैंने भी छुपाया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी कैसे कर पाऊंगी? क्यों? कौन रोक रहा है हमें? जहाँ तक मुझे पता है हमारे शहर में लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, ना ही पढ़ी लिखी लड़कियों से शादी करवाई जाती है। तुम्हारी बहन तारिनी भी नहीं पढ़ पाई ना अब तक। आई नो, फिर तुम्हारी माँ कैसे मानेंगी? तुम इस सब की चिंता मत करो, I'll fix that all। बस भरोसा और हिम्मत रखो। तेज घर जाकर अपने माता पिता बिंदु और यशराज से बात करता है इस बारे में, और प्रीति के बारे में जानकर बिंदु और यशराज कहते हैं, हैं? तू बोरा गया है क्या लल्ला? देख, ये सब हमारे घर में ही नहीं, राज घरानों में भी होता है। अब प्रीति के माँ बाप होंगे फिर फुरी, लेकिन हम नहीं। हाँ बेटा, ये शादी कतई नहीं हो सकती। शादी में लड़का आगे और लड़की पीछे होती है। वैसे ही जीवन में भी पत्नी पति से एक कदम पीछे ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सही लगता है तो मैं भी वही करूंगा जो मुझे सही लगता है। अब आप सब मेरा मरा हुआ मुंह ही देखोगे। गंगाजल तैयार रखिएगा। हाय हाय लल्ला, ये तू क्या बोले जा रहा है? पागल हो गया है क्या? तेज अपनी जिद से पीछे नहीं हटता और वो पूरे 1 महीने तक बिंदु, यशराज और अपने बड़े भाई सागर को मनाने में ही लगा रहता। तब कहीं जाकर कुछ महीनों बाद वो सब राजी होते हैं और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही 1 साल बाद तेज और प्रीति की शादी हो जाती है। लेकिन बिंदु, यशराज और सागर अब भी इस शादी से थोड़े से नाखुश ही होते हैं। जब घर के सभी आदमी खाना खाने बैठते हैं तब प्रीति भी उनके साथ खाना खाने के लिए बैठती है। तभी, अरे ओ कल की अंधी, पागल हो गई है क्या? अरे माना कि तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि घर के और ससुराल के तौर तरीकों का पालन भी ना किया जाए। खाना पहले घर के आदमी खाते हैं और फिर औरतें खाती हैं, दोनों एक साथ नहीं बैठे, समझ गई? लेकिन मम्मी जी, ऐसा क्यों? मेरा मतलब खाना तो सबका एक ही होता है ना, तो सब अलग अलग बैठकर क्यों खाए? प्रीति, तुम चलो ना रसोई में, चलो, सबके लिए कटोरी में खीर परोसनी है। लेकिन मधु दीदी। प्रीति, माँ और मधु जो कह रही हैं वो सब सुनो। तेज, अपनी बीवी को कुछ समझाओ। प्रीति गुस्से से उठकर रसोई में चली जाती है और मधु के साथ खीर को कटोरियों में परोसने में लग जाती है।
प्रीति, हम इस घर की बड़ी बहू हैं, उसके बावजूद भी हमें हर मामले में, हर काम में पीछे रखा जाता है, जूती की नोक पे रखा जाता है, क्योंकि हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं। अब सोचो, हम बड़ी बहू होकर भी हमारा ये हाल है, तो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। मधु दीदी, आप पढ़ी लिखी नहीं हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना, आदमी और औरत का भेदभाव, ये सब बहुत ही बेकार और इलॉजिकल है। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। आज के जमाने में औरत आदमी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। खैर, अब हम और कर भी क्या सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। क्यों मधु दीदी? क्योंकि हमारी एक पढ़ी लिखी देवरानी जो है। हाँ, आपको पता है मधु दीदी, आप ना बहुत क्यूट हो, आपको किसी की नजर ना लगे। जब सभी हॉल में एकत्रित होते हैं, तभी बिना घूंघट ओढ़े प्रीति को देखकर, प्रीति बहू, अब क्या तुम्हारे लिए दीवार पर बड़े अक्षरों में इस घर के तौर तरीके लिखवा दिए जाए हैं? अब क्या किया मैंने? आप हमेशा राशन पानी लेकर क्यों चढ़ जाती हो मुझ पर मम्मी जी? I just don't understand. प्रीति बहू, आज तुम बगैर घूंघट के दिख गई हो। आइंदा से अगर ऐसा बिना घूंघट के दिखी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मधु बहू को देखो, सोते समय भी घूंघट ओढ़े ही सोती है, नींद में भी ये हमारे आदेशों का पालन करती है। और हाँ, एक और बात कान खोल कर सुन लो, आइंदा से बड़ों से और अपने इर्द गिर्द के आदमियों से इतनी बदतमीजी से बात नहीं करना, और इस घर की 4 दीवारों में सिर्फ और सिर्फ सरल हिंदी भाषा का ही प्रयोग होगा, अंग्रेजी भाषा नहीं गूंजनी चाहिए। तेज, अपनी धर्म पत्नी को समझा कर रख। प्रीति निराश हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। रात में वो तेज से कहती है, तेज, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे घर वाले इतने पागल कैसे हो सकते हैं? अगर मुझे ये अंदर की बातें पता होती ना, तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। I married you just because तुमने कहा कि तुम्हारे घर वालों को मुझसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ, तो वही हुआ ना, वो कुछ बोले क्या तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर? अब बाकी कुछ रूल्स रेगुलेशंस है घर की लड़कियों और बहुओं के लिए, अब उन्हें तो फॉलो करना ही होगा ना। आई नो वो थोड़े बहुत गलत है, लेकिन अब हम और कर भी क्या सकते हैं। एक दिन जब यशराज दूध वाले का हिसाब कर रहा होता है, तभी ये 3 हफ्ते जुलाई महीने के और 2 हफ्ते अगस्त के, तो कुल मिलाकर पूरे हुए। अरे बिंदु, जरा हमारे ड्रॉअर में से कैलकुलेटर तो लेकर आना। जी अभी लाती हूँ। बिंदु कैलकुलेटर लाती है और तभी प्रीति भी वहाँ आती है और यशराज को हिसाब करते देखती है। ओफो, ये कैलकुलेटर चल क्यों नहीं रहा? मैं हिसाब कैसे करूंगा? 5 हफ्तों का हिसाब मिलाया जाए तो बनते हैं 680 रुपए, क्योंकि हमने 3 रविवार और 4 मंगलवार को दूध नहीं लिया था रघु भैया से, तो उस हिसाब से यही हिसाब बनता है। मैंने अपने माइंड में ही 1 मिनट में कैलकुलेट कर दिया है। प्रीति बहू, तुझे 1000 बार कहा है ना, रसोई में ही रहा कर। अरे आदमियों के काम में क्यों हर बार अपनी टांग अड़ाने आ जाती है? आइंदा से ये हिसाब किताब वाले काम में तू बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगी। चल दफा हो यहाँ से अब। न जाने कौन सी घड़ी थी वो जब तेज को इससे प्यार हुआ। बेवकूफ है हमारा बेटा। इस तरह फिर से प्रीति को चुप कराकर रसोई में भेज दिया जाता है। कुछ दिनों बाद प्रीति जब बाजार से घर लौटती है, तब वो घर पर सबको मधु पर चिल्लाते हुए देखती है और मधु बेचारी फूट फूट कर रोई जा रही थी। सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ही मैं बाप नहीं बन सकता कभी। पता नहीं क्यों आई तुम मेरी जिंदगी में, पनौती हो तुम, पनौती। लेकिन सागर जी, डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपके अंदर कुछ मेडिकल इश्यूज है, जिसकी वजह से आप कभी बाप नहीं बन पाएंगे। अब इसमें हमारी क्या गलती है? ओए मधु, ज्यादा ऊंची आवाज से बात मत कर। वही तो। प्रीति से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं किया जाता और वो तुरंत अंदर आकर चिल्लाती है, बस, आप सबको ये क्या हो गया है? जब डॉक्टर ने कहा है कि कमी सागर भैया में है, तो मधु दीदी को क्यों सुनाना? वो क्यों सहे? सारे ताने, सारी डांट, सारी गलती मधु दीदी की कैसे हो गई? मास्टरनी, तो चुप ही रहा कर। वो कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को और बाकी मछलियों को खराब कर देती है।
तू ना वैसी ही है। तेरी वजह से ही ये मधु बहू भी उल्टा बोलना सीख गई है। नहीं माँ, ये सरासर गलत है। गलती सागर भाई की है। नहीं, मधु में ही कोई दोष है। हमारे बेटे सागर में कोई दोष हो ही नहीं सकता। ये मनहूस मधु कुंडली मारकर बैठ गई है हमारे सागर के जीवन में। मधु दीदी, ये आपके हाथ पाँव पर निशान कैसे? बोलिए। सागर जी ने हमें बहुत मारा प्रीति, हमें बचाओ इन सब से, ये सब बहुत बुरे हैं। मधु प्रीति के गले से लिपटकर रोए जा रही थी। सागर गुस्से में आकर मधु पर हाथ उठाने जा रहा था कि तभी प्रीति उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है। मेरा हाथ। एक आदमी अगर गुस्से में शैतान बन जाए तो एक औरत क्रोध में काली का रूप धारण कर लेती है। समझ गए सागर भैया? और आप सब, अरे एक बार ध्यान से सोचिए, दिल से सोचिए ना। अगर ऊपर वाले ने आदमी और औरत को साथ में बनाया है तो हम क्यों फर्क करें? क्यों औरतें आदमियों से पीछे रहे? दोनों साथ में कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं ना। साथ में काम करके अपना घर, अपनी गृहस्थी चला सकते हैं ना। गलती सोच की है। अगर सोच बदलोगे तो ही बदलाव आएगा, वरना जमीन में ही धंस के रह जाओगे। उतने में तेज अपने साथ पुलिस अफसर्स को लेकर आता है। सागर भाई, आप मेरे बड़े भाई हो, लेकिन आज जो मुझे आपके बारे में पता चला, कैसे आप मधु भाभी को मारते हो, उन पर अत्याचार करते हो, इसके बाद से आप मेरे कोई नहीं। मेरे लिए आप ना के बराबर हो गए हो। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। पुलिस सागर को डोमेस्टिक वायलेंस के केस में गिरफ्तार कर लेती है और उसे लेकर जाती है। माँ, पापा, प्रीति और मैंने फैसला कर लिया है कि हम अब इस घर में और नहीं रहेंगे और अकेले किसी शहर में जाकर रहेंगे। मधु दीदी और तारिनी भी हमारे साथ चल सकती हैं। इस तरह तेज और प्रीति वहां से चले जाते हैं और मुंबई शहर आकर तारिनी और मधु दोनों भी पढ़ने जाती हैं और सभी अपना जीवन खुशी से बिताते हैं। वहीं बिंदु और यशराज, जिन्हें तेज हर महीने पैसे और खत भेजता है, वो दोनों अपने बच्चों की याद में रोते रहते हैं और उनके खतों को ही पढ़ते रह जाते हैं। अंग्रेजन बहू और बेचारी भूली सास। माधवी अपने पति रमेश और अपने बेटे अजय के साथ रहा करती थी। अजय का बचपन से एक ही सपना था कि वो अपनी आगे की पढ़ाई यूएसए में पूरी करे और इसीलिए वो यूएसए पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। 3 साल बाद जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके आता है तो अपने बेटे के आने की खुशी में माधवी उसकी पसंद के कई तरह के पकवान बनाती है और जब घर की डोरबेल बजती है तो माधवी अपने पति रमेश को कहती है, लगता है मेरा अजय आ गया है, आप यहीं बैठना, मैं दरवाजा खोलती हूँ। माधवी जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर अजय के साथ एक लड़की को देखकर वो अजय से पूछती है, ये कौन है बेटा? माँ, ये ग्रेटी है। हम दोनों यूएसए में साथ ही पढ़ते थे और अब ग्रेटी इस घर की बहू है। क्या बहू? अरे बेटा, तूने शादी कर ली और बताया भी नहीं। कम से कम अपनी माँ को बता तो देता कि तू अपने साथ इस घर की बहू लेकर आ रहा है। मैं बहू के आने की कुछ तैयारी तो कर लेती। कोई बात नहीं बहू, यही रुक, मैं अभी तेरे लिए पूजा की थाल लेकर आती हूँ। मॉम, आप अपनी ये फॉर्मेलिटीज बाद में पूरी कर लेना। I'm so tired right now. आजा डार्लिंग, अपना रूम कहाँ है? कोई बात नहीं बहू, तुम पहले आराम कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। ग्रेटी अपनी सास की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और अपने रूम में जाकर सो जाती है। कुछ देर बाद माधवी अपने बहू बेटे के लिए चाय नाश्ता लेकर उनके कमरे में जाती है, जहाँ ग्रेटी अपनी सास से कहती है, हाँ चाय, आ चाय। क्या हुआ ग्रेटी? अपनी मॉम को बोलो कि अब ये जब भी हमारे कमरे में आए तो नॉक करके आए। आपसे मैं ऐसा ही करूंगी बहू। वो तो आज ही तुम दोनों आए हो तो मुझे लगा थक गए होंगे, इसलिए जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही चाय नाश्ता लेकर आ गई। वो क्या है ना, अजय जब भी बाहर से आता है तो आते ही चाय मांगता है, बस इसीलिए मैं ना ये चाय यहाँ रख देती हूँ, पी लेना, अदरक वाली चाय है। ये बोलकर माधवी वहां से जाने लगती है।
तभी ग्रेटी अपनी सास से कहती है, जाते हुए अपनी साथ अपनी ये चाय भी ले जाओ, क्योंकि अजय अब चाय नहीं पीता। हाँ माँ, जब से मैं यूएस से गया हूँ तब से मैंने चाय पीनी छोड़ दी है। अब एक काम करो, हम दोनों के लिए कॉफी ले आओ, मैं सच में बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अरे ठीक है, ला देती हूँ। अच्छा बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा इंडियन है या फिर वही अंग्रेजी है? मेरे मम्मी पापा इंडियन हैं, पर मैं शुरू से यूएसए में रही हूँ, इसलिए मैं खुद को अंग्रेज़ी मानती हूँ। वैसे अब जल्दी से जाकर मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, और मेरे बारे में इतना ज्यादा इंक्वायरी करने का जरूरत नहीं है। अरे हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। वैसे बहू, मैं तुम्हें ना इंडिया के सारे तौर तरीके सिखा दूंगी। अरे क्या हुआ, तुम्हारी परवरिश अगर यूएसए में हुई है तो इंडियन ही ना। आपसे ज्ञान नहीं मांगा है, अब कुछ देर के लिए हम दोनों को अकेला छोड़ दो प्लीज। हाथ छोड़ता है। अपनी बहू की बात सुनकर माधवी वहां से चली जाती है। माधवी का उतरा हुआ चेहरा देखकर रमेश माधवी से कहता है, हमने इस नालायक को बाहर पढ़ने के लिए भेजा था और इसने क्या किया, बाहर से अंग्रेजन बहू उठाकर ले आया। माधवी, तुम बहुत भोली हो, पर मैं नहीं। ये लड़की हमारा घर तोड़ देगी, हमसे हमारे अजय को दूर कर देगी। देखा, आते ही कैसे रोब झाड़ रही है, जैसे तुम इस घर की नौकरानी हो। तुम उसको बोलो कि तुम इस घर की मालकिन हो और उसकी सास हो, वो वही करे जो तुम कहोगी। अरे आप बेकार में ही गुस्सा हो रहे हैं। बहू यूएसए की है, यहाँ नई नई आई है, उसको यहाँ के तौर तरीके नहीं पता, और वो मुझे अपनी माँ मानती है, तभी तो अपने नखरे दिखा रही है। वैसे भी ना बहू बेटी दोनों बराबरी होती है। माधवी, कौन सी बेटी अपनी माँ से ऐसे बात करती है जैसे तुम्हारी बहू कर रही है? मैं बस तुम्हारे कहने पर चुप हूँ, वरना मैं अपने बहू बेटों को आज ही घर से निकाल देता। ये कहकर रमेश वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ग्रेटी अपनी बेचारी भोली भाली सास पर अत्याचार करती रहती है। ग्रेटी अपना सारा काम अपनी सास से करवाती और उसी को भला बुरा सुनाती। ऐसे ही एक दिन माधवी कपड़े धो रही होती है और ग्रेटी माधवी को सताने के लिए अपने सारे कपड़े लाकर उसे देती है और कहती है, मॉम्स, ये मेरे कुछ कपड़े हैं, जरा इन्हें भी धो दो। इतना बोलकर ग्रेटी तैयार होकर घर से जाने लगती है। तभी माधवी उससे कहती है, बहू, आज तुम्हारे ससुर के दोस्त के घर में एक छोटी सी पार्टी है, उन्होंने सह परिवार बुलाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम और अजय भी आज हमारे साथ वहाँ चलो, और आज ना साड़ी पहनना। मॉम, अभी मैं क्लब जा रही हूँ, रात को मुझे टाइम मिलेगा तो आपके साथ चली जाऊंगी, पर साड़ी बारी नहीं पहनूंगी। ये कहकर ग्रेटी वहां से चली जाती है। शाम हो जाती है, सब ग्रेटी के घर आने का इंतजार करते हैं और इस वजह से कोई भी पार्टी में नहीं जा पाता। इंतजार करते करते रात के 12 बज जाते हैं। 12 बजे रात को ग्रेटी नशे की हालत में जख्मी घर आती है। अपनी बहू के सर और हाथ पर लगी चोट देखकर माधवी परेशान हो जाती है और जल्दी से फर्स्ट एड का बॉक्स लाकर अपनी बहू के सर पर पट्टी करती है। एक माँ की तरह प्यार करते हुए वो अपनी बहू से कहती है, बहू, तुझे चोट कैसे लग गई बेटा? मैं घर आ रही थी, एक बाइक वाले से मेरी टक्कर हो गई। कोई बात नहीं बेटा, कल सुबह होते ही तुझे अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। अच्छा, अब तू ना आराम कर, मैं तेरे लिए अभी हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। माधवी, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, ये अंग्रेजन हमारे घर के लिए ठीक नहीं है, पर तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब देख लो, आज इस अंग्रेजन बहू की वजह से सारे मोहल्ले में हमारी नाक कट गई है। आज सब हम पर हंसते हैं, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी छूट की वजह से हुआ है। ये कहकर रमेश अपने रूम में चला जाता है, पर माधवी अपनी बहू की पट्टी करके उसे उसके कमरे में जाकर सुला देती है। अगले दिन माधवी ग्रेटी को लेकर अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाती है, जहां ग्रेटी देखती है कि उस डॉक्टर की बहू ने साड़ी पहनी है और एक संस्कारी बहू की तरह घर में पूजा पाठ करके अपने सास ससुर के पैर छूकर उनका सुबह सुबह आशीर्वाद लेती है। डॉक्टर की बहू को देखकर ग्रेटी को अपना बर्ताव याद आता है और उसे एहसास होता है कि वो अपनी भोली और मासूम सास के ऊपर कितना अत्याचार करती है, पर फिर भी माधवी सबसे लड़कर हमेशा उसका साथ देती है।
ये सब देखकर ग्रेटी को पश्चाताप होता है और कुछ देर बाद वो दोनों दवाई लेकर घर आती है। जब माधवी ग्रेटी को दवाई खिलाने के लिए उसके पास जाती है तो मॉम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी भी आपके प्यार को नहीं समझा। आप पर इतना अत्याचार किया, आपकी बेइज्जती की, आपसे घर का सारा काम करवाया। आपने मुझे कितनी छूट दी, पर फिर भी मैं आपके साथ इतना बुरा करती थी। और आज जब मैं नशे की हालत में चोट खाकर घर आई तो भी आपने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। उल्टा आपने मेरा साथ दिया, मेरी सेवा की। आज जब मैंने डॉक्टर की बहू को देखा घर का काम करते हुए, अपने सास ससुर की सेवा करते हुए, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी रॉन्ग थी। एक इंडियन होकर भी एक बहू के कर्तव्य से दूर रही और आपके ऊपर अपनी अंग्रेजी का रौब झाड़ती रही। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। बेटा, अक्सर बच्चों से गलतियां हो जाती है। ऐसे भी सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते बहू। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि मेरी अंग्रेजन बहू कितनी समझदार हो गई है। जिसके बाद माधवी और ग्रेटी एक दूसरे को गले लगा लेती है और उसके बाद से ग्रेटी एक संस्कारी बहू की तरह रहती है और अपनी सास को किसी भी शिकायत का मौका नहीं देती। अपनी सास ससुर की बहुत अच्छे से दिल से सेवा करती है। रिया और रितु काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों की आपस में खूब बनती। दोनों एक ही ऑफिस में काम किया करती थी। रिया रितु को अच्छा दोस्त मानती, लेकिन रितु, अरे रिया, तुम लोगों का अपना मकान नहीं है, क्यों नहीं तुम और नरेंद्र भी हमारी कॉलोनी में ही मकान ले लो? हाँ यार, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे, हमारे होते हुए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। रुको, मैं अपने दूर के एक भाई से बात करती हूँ। उसका यही काम है, लोगों को घर दिलाना। थोड़ा सा कमीशन लेता है, लेकिन मार्केट के रेट से कम दामों में घर भी दिला देता है। अरे वाह, तुम अपने भाई से बात करो, मैं नरेंद्र से बात करती हूँ। रितु रिया के जाने के बाद अपने भाई को फोन करती है। अरे भाई, कोई मकान बिक रहा हो तो बताओ, मेरी एक सहेली को चाहिए। अरे है ना, पूरे 40 लाख का है। ओ भाई, ठीक है, फिर मैं उसे 45 लाख का बोलूंगी। दोनों मिलकर 5 लाख का आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है? रितु रिया को मकान दिला देती है, लेकिन एक दिन उसका नया मकान देखने नरेंद्र की बहन आती है। अरे भैया, मकान तो अच्छा है, कितने का लिया? तुम्हारी भाभी की सहेली ने दिलवाया है, बड़ा ही ठीक रेट में मिल गया नीरू, सिर्फ 45 लाख का। तभी नीरू का पति बोलता है, नरेंद्र, ये तो बहुत महंगा है। मेरे दोस्त ने भी यही मकान सिर्फ 38 लाख में लिया है। चलो मैं तुम्हें उनके घर ले चलता हूँ। दोनों नरेंद्र की जीजाजी के दोस्त के घर जाते हैं, जहां उन्हें रितु का भाई मिल जाता है। क्या बात है, आपने हमें धोखे से महंगा मकान बेचा है। पता है कितनी मेहनत की कमाई का पैसा है। अब ये तो आप उन मैडम से पूछे जिन्होंने आपको ये मकान दिलाया है, उनके कहने पर ही मैंने ये रेट लगाया था। अब नरेंद्र को रिया पर गुस्सा आ जाता है। वो रिया को कहता है, रिया, तुम्हारी सहेली रितु तो एक नंबर की चालबाज और धोखेबाज निकली। मैंने उसके कहने पर इस मकान के 7 लाख ज्यादा खर्च किया है। रिया को भी नरेंद्र की बात सही लगती है। वो चुप हो जाती है। अगले दिन रितु रिया से मिलती है। रितु, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने 38 लाख का मकान 45 लाख में हमें बिकवा दिया। रितु अपनी पोल खुलती देख जोर जोर से रोने लगती है। अरे मैंने क्या बुरा कर दिया, तेरा भला ही तो सोचा था। अरे तुझे उस प्रॉपर्टी डीलर की बात पर भरोसा है, लेकिन अपनी सहेली पर नहीं। रिया को रितु के आंसू सच्चे लगते हैं और वो उसे शांत करती है। अरे अच्छा, शांत हो जा, चुप हो जा। सॉरी, हम लोगों की ही गलती है। हमें मार्केट में पहले रेट पता कर लेना चाहिए था। चल सॉरी। अब रितु आए दिन लोगों से रिया के पीठ पीछे बुराई किया करती थी। रितु अपनी ही दूसरी ऑफिस के सहयोगी से कहती है, अरे ये रिया भले ही मेरी अच्छी दोस्त हो, लेकिन एक नंबर की कंजूस है ये। कभी कुछ खाने जाओ तो पैसा मुझे ही भरना पड़ता है। तभी वहां रिया आ जाती है। अरे रितु, सॉरी यार, वो कल के खाने के पैसे तुझे देने पड़े। चेक कर ले, अब मैंने तुझे पेटीएम कर दिया है। अच्छा चल, मैं जा रही हूँ।
रिजाइन जो दे रही हूँ, बाद में बात करते हैं। रिजाइन? क्यों? तूने अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी मुझे भी नहीं बताया, क्यों? अरे नहीं यार, ऑल सडन प्लान बना। दरअसल ये नया घर का ईएमआई निकालनी काफी मुश्किल हो रही है, तो सोचा घर पर ही कोई बिजनेस कर लूं। अब इतनी थोड़ी सी कमाई में हो नहीं पा रहा है ना। अच्छा, क्या बिजनेस करेगी? देख, तू तो जानती है कि यहाँ मुझे सिर्फ 15,000 मिलता है, लेकिन घर में बच्चों का प्ले स्कूल खोलूंगी तो पूरे 4,000 एक बच्चे से मिलेगा। 10 भी आ गए बच्चे तो पूरे 40,000 की कमाई, वो भी घर पर रहकर। है ना अच्छा आइडिया? रितु को रिया की बात से जलन होती है। वो कहती है, अरे फिर 10 क्या 50 बच्चे का ही सोचना। अरे कहाँ यार, घर में इतनी जगह कहाँ। सुन ना, एक काम करते हैं, हम मिलजुल कर किराए का मकान लेकर उसे सजाते हैं, फिर ज्यादा कमरे होंगे तो ज्यादा बच्चे आ सकेंगे ना। हाँ, लेकिन मैं एक बार नरेंद्र से पूछ लेती हूँ। रिया नरेंद्र को सारी बात बताती है। देख लो रिया, मुझे तुम्हारी इस सहेली में जरा सा भी विश्वास नहीं है। अरे नहीं, वो ऐसी नहीं है। मिलकर काम करेंगे, जो पैसे आएंगे आधे आधे बांट लेंगे, इसमें बुरा क्या है? काम भी अच्छा होगा। फिर क्या था, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। पूरा कमरा बच्चों के हिसाब से सजा दिया जाता है। टीवी, फ्रिज, बेड और न जाने क्या क्या। तेरे और मेरे मिलाकर 2 लाख का खर्च हो गया। अरे कोई बात नहीं, पैसे कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है। अब इतनी बड़ी रकम है, अच्छा है कि दोनों ने मिलकर कर ली, वरना एक के बस की तो बात नहीं है। हाँ, लेकिन अब मैं ना एक बात बोलना चाहती हूँ। देखो, पिछले 2 महीनों से जब से ये काम चल रहा है, सारी मेहनत मेरी ही है। मैं ही सारा दिन यहाँ का काम देखती हूँ। तो अब मैं तुम्हारे साथ ये काम नहीं करूंगी, अकेले मैं ये स्कूल चलाऊंगी। अरे ऐसे मत बोलो रितु, मैंने नौकरी भी छोड़ दी। थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, वो भी मैंने स्कूल को बनाने में लगा दी। अब यार, तुम तो आलसी भी हो, मुझे नहीं लगता तुम ये काम कर पाओगी। रितु, नरेंद्र ठीक बोलते थे, तुम भरोसे के लायक नहीं हो। ये मेरी गलती है कि मैंने तुम पर विश्वास किया। अच्छा जी, तो गलती की ना। मैं तुमको तुम्हारे पैसे धीरे धीरे करके दे दूंगी। अच्छा होगा कि अब तुम यहां से निकल जाओ। बेचारी रिया सर झुकाकर घर वापस आ जाती है। नरेंद्र, वही हुआ जिसका डर था। रितु ने मुझे पार्टनरशिप से हटा दिया। मैं ये बात जानता था रिया, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए फोर्स नहीं किया क्योंकि जब तक तुम खुद धोखा नहीं खाती, तुम्हें अकल नहीं आती। हाँ, लेकिन अब वही जो पहले सोचा था। और फिर क्या, रिया घर से ही बच्चों को संभालने का काम शुरू कर देती है। यमुनानगर में सीता अपने बेटे कुशल के साथ रहती थी। बेटे कुशल के बड़े हो जाने पर वो उसकी शादी पास ही के गांव की एक लड़की खुशी से करवा देती है। बहू, तू जैसी खूबसूरत बहू तो इस पूरी सोसाइटी में किसी की नहीं। बस अब तू इस घर की सारी जिम्मेदारी उठा ले तो मेरी चिंता खत्म। ये ले इस घर की चाबी, अब से ये तेरे हवाले। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस घर का पूरा ध्यान रखूंगी। देखिएगा, आपको शिकायत करने का भी कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं आपके लिए गाजर का हलवा बनाकर लाती हूँ। शादी के कुछ ही दिन बाद खुशी के तेवर बदलने लगते हैं। माँ जी, मैं आपसे कह देती हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो हर समय आपकी बात मानूं। बहू, मैं तो बस ये कह रही थी कि तू हर समय फोन पर ये किससे बात करती रहती है। हर समय तेरा फोन बिजी आता है। ये बात कुशल को पसंद नहीं बेटा। हाँ, मेरी तो हर बात सबको बुरी ही लगती है। अब शादी को कई महीने बीत चुके हैं, मगर खुशी कभी भी खुश नहीं रह पाती और वो अपने पति और सास से भी हमेशा झगड़ती रहती है। असल में शादी से पहले उसका एक प्रेमी होता है, गोविंद। वो उससे आज भी छुप छुप कर मिलती है। गोविंद, मैं अपने पति और सास के साथ खुश नहीं हूँ, चलो ना हम भाग जाते हैं। तुम एक काम करो, घर से सारा कीमती सामान ले आओ,
उसके बाद मौका देखकर हम भाग जाएंगे। खुशी के पति और सास उसे बहुत प्यार करते हैं, मगर खुशी फिर भी उन्हें धोखा देती है और धीरे धीरे अपने घर से कीमती सामान को चोरी करके गोविंद को देने लगती है। उसकी सास को घर से सामान चोरी होने का संदेह होने लगता है। बेटा, समझ नहीं आ रहा, ये घर से धीरे धीरे सामान कैसे गायब हो रहा है। कौन सा सामान माँ? अरे वो चांदी के बर्तन जो मैंने बनवाए थे वो दिख नहीं रहे। यहीं कहीं होंगे माँ, आपकी बहू ढूंढ देगी। कितने बेवकूफ हैं ये माँ बेटे। इनका सारा सामान मैं गायब कर दूंगी और इनको पता भी नहीं चलने दूंगी। और इस तरह से धीरे धीरे खुशी घर का सारा कीमती सामान चोरी करके गोविंद के पास रखवा देती है और कुछ महीनों बाद उनके पास बहुत कीमती सामान इकट्ठा हो जाता है और दोनों भागने की योजना बनाते हैं। खुशी, आज रात को आधी रात होते ही तुम अपने घर से भाग कर आ जाना। मैं गांव के पुराने बस स्टैंड पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। खुशी अपने कपड़े और गहनों की पोटली बांधकर पुराने बस अड्डे पर पहुंच जाती है और देखती है कि वहां तो कोई भी नहीं है। खुशी कुछ घंटे वहीं खड़ी रहती है और फिर गोविंद के कमरे पर जाती है। वहां पर भी बड़ा सा ताला लगा होता है। हे भगवान, कहीं गोविंद मुझे धोखा देकर भाग तो नहीं गया। अब मैं क्या करूंगी? खुशी फूट फूट के रो रही होती है। तभी पीछे से उसका पति सारे गहनों की पोटली लेकर आ जाता है। आप यहाँ? हाँ, मैंने गोविंद को गांव छोड़ने से पहले पकड़ लिया था और ये सारे गहने भी उससे ले लिए। आपको सब पता था कि मैं आपको और माँ जी को धोखा दे रही थी। हाँ, मगर मुझे ये भी पता था कि गोविंद अच्छा इंसान नहीं है। अगर मैं तुमको समझाता तो तुम कभी नहीं समझ पाती। इसलिए मैं चाहता था कि तुम्हारी आंखें खुद खुले। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं खुशी, मगर हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारे अपने कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देंगे। माँ और मैं तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों चाहते हैं कि खुशी 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 हमारे घर रहे, क्योंकि तुम ही तो हमारी खुशी हो। हाँ, मैं आज के बाद आपको और माँ जी को कभी निराश नहीं करूंगी। नई पड़ोसन। प्यार और दोस्ती के बीच का जो रिश्ता होता है ना, वैसा ही कुछ रिश्ता है शर्मा जी का अपनी पड़ोसन बबीता भाभी से। अरे सुनिए ना, कुछ पैसा देकर जाइएगा। मैं और पड़ोस की बबीता भाभी आज शॉपिंग में जाएंगे। बबीता भाभी का नाम सुनते ही शर्मा जी के कान खड़े हो जाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम तो ये क्रेडिट कार्ड ले जाओ और हाँ, मैं ऑफिस जाते वक्त तुम दोनों को मॉल में भी छोड़ दूंगा। अरे वाह, ये तो मजा ही आ गया। मैं अभी बबीता भाभी को तैयार हो जाने को कहती हूँ। शर्माइन और बबीता में बात हो जाती है। ये महंगा वाला परफ्यूम लगा लेता हूँ, भाभी जी बगल में बैठेगी तो इम्प्रेस हो जाएंगी। दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकलते ही है कि शर्माइन बगल वाली सीट में बैठती है। अरे तुम पीछे जाओ ना। अरे पीछे का है? अरे तुम ड्राइवर लगोगे ना, मैं और बबीता भाभी पीछे बैठ गए तो। अरे नहीं नहीं, वो तो आगे बैठेगी। और क्या बात है, कुछ ज्यादा ही जज्बात नहीं उछल रहे हैं तुम्हारे? मैं उतर रही हूँ, कैब से चली जाऊंगी। अरे मेरी प्यारी बुलबुल, वो मेरा ऑफिस का बैग देख रही हो ना? हाँ तो रोज ही तो देखते हैं, आज का नया है? अरे उसमें ना ऑफिस का कैश रखा है। अब ये बबीता भाभी का तो कोई भरोसा है नहीं, चोर तो लगती है तभी तो। अरे कहाँ तभी तो? अरे कैसे चोर लगती है वो तुम्हें? कहाँ चुरा लिया उसने तुम्हारा? क्या बताऊं, मतलब कि अब पैसे गायब हो गए तो शर्मा शर्मी में कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। तुम बैग पकड़कर पीछे बैठ जाओ, वो आगे बैठ जाएंगी।
होता भी ऐसा ही कुछ है। बबीता जी बैठ जाती है शर्मा बाबू के बगल में। अब जो कार स्पीड ऑफिस जाने के लिए 70 होती थी, वो 40 में आकर अटक जाती है। अरे क्या बात है, आज तो आपकी कार चली नहीं रही है। बबीता जी जोर से सांस लेते हुए कहती हैं, "आह, ये कैसी प्यारी सी महक है। अरे लगता है मेरा परफ्यूम है, लेकिन मैंने तो लगाया नहीं। अरे वो लगता है गलती से मैंने। अरे शर्मा जी, लेडीज परफ्यूम। अब जी जी वो बाजार आ गया। अच्छा, आप लोगों को अगर टाइम लगेगा तो बता देना, मैं आ जाऊंगा लेने। अरे नहीं ना, ठीक है, जाओ अब ऑफिस। हाँ, वैसे ही लेट हो रहे हो कब से। बाय बाय भाभी जी, अच्छे से शॉपिंग करिएगा। जी बिल्कुल। अगले दिन, अरे सुनिए तो, शाम को जल्दी आ जाइएगा, वो बबीता भाभी है ना। अब कौन बबीता भाभी, याद नहीं आ रहा। अरे वही वाली जिसके साथ आपने हमें मार्केट में छोड़ा था, याद नहीं का। अरे कौन वो पतली लंबी काले काले बालों वाली हिरण जैसी आंखों वाली, वही ना। अरे याद नहीं आ रही अच्छे से। वाह जी वाह, अरे और कितना याद रखोगे। उन लोगों के घर हमारा आज रात का खाना है, टाइम से आ जाना। शर्मा और शर्माइन पड़ोस की बबीता भाभी के घर खाना खाने जाते हैं, जहां बबीता का पति कहता है, अरे आइए आइए भाभी जी, आप ही का इंतजार हो रहा था। देखिए, आज सब्जी मैंने खुद आपके लिए अपने हाथों से बनाई है। अच्छा, तो कभी हमारे घर भी आइए, खाने में मैं भी खिलाऊंगा बबीता भाभी को अपने हाथ का कोरमा मसाला। अगर आप दोनों की खुद की तारीफ हो गई हो तो थोड़ा बैठकर बात कर लें। अरे बबीता जी, आपकी शादी अरेंज्ड मैरिज लगती है, तभी आप कहाँ इतनी सुंदर। और भाई साहब, अरे नहीं नहीं, हम लोगों की तो लव मैरिज थी। मैंने तो 16 सोमवार रखी थी इनके लिए। अरे हाँ, मैंने भी इनसे शादी के लिए ना 16 सोमवार रखे थे। अच्छा, और व्रत करने के बाद ये मिले आपको। अरे चुप रहिए ना, कुछ भी बोले जा रहे हैं। कितनी प्यारी जोड़ी है शर्मा और शर्माइन जी की। हाँ, वैसे और भी अच्छी हो सकती थी। सब खाना खाकर अपने घर के लिए निकल ही रहे होते हैं कि और हाँ, अब हम लोगों को एक दूसरे के घर जाने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, पड़ोसी हैं, वो भी एक उम्र के। क्यों मिसेस शर्मा? अरे मुझे और कविता भाभी को तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। वो कहा ना, हम लोग वैसे भी साथ ही रहते हैं, कभी वो सुबह मेरे घर में तो शाम को मैं उनके। एक दिन शर्मा जी ऑफिस से शाम को घर आने के बजाय बबीता जी के घर मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंच जाते हैं। अरे भाभी जी, कहाँ हैं आप? अरे भाई साहब, आप? मुझे लग ही रहा था कि आप ही होंगे। जी भाभी जी, कनेक्शन इसी को तो बोलते हैं। वैसे ये लीजिए, मिठाई खाइए, मेरा प्रमोशन हो गया जी। आपने भाभी जी यानी अपनी बीवी से शेयर कर ली ये बात और मिठाई दोनों? अरे नहीं 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 भाभी, जैसे ही मेरा प्रमोशन हुआ, मिठाई लेकर सीधे आपके घर आया हूँ। लीजिए लीजिए, खा लीजिए। तभी पीछे से शर्माइन आकर खड़ी हो जाती है। अरे मिठाई का दौर खत्म हो गया हो तो घर चले का? शर्माइन को देखकर शर्मा सकपका सा जाता है। अब हाँ हाँ, चलो चलो। वो भाभी जी तो बोल रही थी कि
जी शर्मा जी, इसीलिए मैं बोल रही थी कि मुझे लगा आप ही होंगे, क्योंकि आपकी वाइफ मेरे घर में थी, तो आपको तो ऑफिस से सीधा यहीं ही आना था ना। घर आकर शर्माइन शर्मा पर बरसती है। अरे देख रहे हैं हम, कुछ दिनों से आप बबीता जी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं। अरे वो तो तुम्हारी सहेली है तो मैं थोड़ा भाव दे देता हूँ, वरना तो तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना किसी को देखता तक नहीं हूँ। हाँ हाँ, देख रहे हैं हम कि तुम किसे देखते हो और किसे नहीं। प्रमोशन हुआ, दिन में 4-4 बार फोन पर बात हुई, पर मुझे बताना जरूरी नहीं था, क्यों? शर्मा देखता है कि दरवाजे में बबीता खड़ी है और सामने बीवी की। तभी हाय हाय रे हाय, मेरे सीने में दर्द आई वो सीना पकड़कर बैठ जाते हैं। अब एक तरफ से बीवी शर्मा जी को पकड़ती है और एक तरफ से बबीता जी। बेचारे शर्मा जी इस बार तो बच गए, लेकिन देखना बाकी है कि आखिर कब तक। 3 दामाद की सास पार्ट 2। अब तक आपने सुना कि कावेरी जी अपनी तीनों बेटियों ईशा, मोहिनी और सुहाना की शादी 3 घर जमाई लड़कों के साथ करवा देती है। उन्हें लगता है कि ये लड़के शायद घर का कामकाज संभाल लेंगे, लेकिन उनके तीनों घर जमाई बहुत आलसी थे। वो नौकरी भी नहीं करते थे और बाहर का काम भी नहीं। कावेरी जी ने अपनी बेटियों से कहा कि वो प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर अपने पतियों को सबक सिखाए। अब सुनिए आगे। मम्मी, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया, लेकिन देखिए ना, विवेक का हाल तो वैसा का वैसा ही है। घर में ना सुबह का नाश्ता बनता है और ना खाना। नौकरी पर जाने की बात करूं तो खाने को दौड़ते हैं मुझे। हाँ मम्मी, मैंने भी सुमित को कितनी बार कहा कि अगर नौकरी नहीं करनी तो कोई छोटी सी दुकान ही खोल लो, घर का खर्चा कैसे चलेगा। देखो दोपहर के 12 बजने आए और जनाब अभी तक सो रहे हैं। हाँ मम्मी, ईशा और सुहाना ठीक कहती हैं। अविनाश का भी यही हाल है। जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कहा तो मुझसे कहने लगा, अरे दूसरी लड़कियां तो 9-9 महीने तक नौकरी करती है, बस डिलीवरी के टाइम छुट्टी लेती है। मोहिनी, तुम भी नौकरी करो। अब मुझे कहाँ नौकरी मिलेगी। मम्मी बताओ अब मैं क्या करूँ। हे भगवान, क्या सोचकर घर जमाई दामाद लाई थी मैं कि मेरी बेटियां मेरे पास रहेंगी और खुश रहेंगी, लेकिन इन आलसी दामादों ने तो हमारी जिंदगी को भी प्रॉब्लम में डाल दिया है। मैं तो कहती हूँ मम्मी, हम लोग वापस अपनी जॉब पर जाना शुरू कर देते हैं। बता देते हैं इन लोगों को कि हमने प्रेगनेंसी का बहाना किया है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी गलती भी मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो इन तीनों की आदत और ख़राब हो जाएगी। अरे आज नहीं तो कल कभी तो तुम प्रेग्नेंट होगी, तब वापस यही प्रॉब्लम आएगी। तब क्या करोगी तुम तीनों। हाँ मम्मी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। इन लोगों को तो सुधारना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे? अपने बच्चों के आने की खबर सुनकर भी इन लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा। पैसे कमाने के लिए घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते ये तीनों। अब मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। तुम तीनों चिंता मत करो, उन तीनों को बुलाओ, फिर मैं बात करती हूँ। थोड़ी देर बाद कावेरी जी अपने तीनों दामादों को सामने बुलाकर अपनी बात कहना शुरू करती हैं। अविनाश, सुमित और विवेक, देखो बेटा, मैं ना तुम तीनों से बड़ा प्यार करती हूँ, इसीलिए तो तुम्हें घर जमाई बना कर रखा है मैंने। अरे मम्मी जी, सीधे सीधे कहिए ना, क्या बात है। प्यार तो हम भी आपको बहुत करते हैं। अरे मम्मी जी, आपकी इज्जत भी बहुत करते हैं। अरे भाई, आपके जैसी सास और कमाने वाली बीवी सबको मिलती है क्या? हाँ मम्मी, विवेक और सुमित ठीक कह रहे हैं। आपकी बेटी से शादी करके मेरी तो जिंदगी ही अच्छी हो गई है। जानती हूँ मैं, और ये भी जानती हूँ कि तुम तीनों अपने अपनी बीवियों से बहुत प्यार करते हो। बेटा, बात ऐसी है कि हमारे कुल गुरु ने कहा है कि प्रेग्नेंट होने के बाद मेरी तीनों बेटियां शुरू के 4 महीने हमारे गांव में जाकर रहेगी, जहां मेरे चाचा जी रहते हैं। अरे लेकिन क्यों मम्मी, गांव में जाकर रहने की क्या ज़रूरत है इन तीनों को? वो क्या है ना बेटा, हमारे परिवार को एक श्राप है। अगर मेरी बेटियों ने यहाँ पर बच्चा पैदा करने की कोशिश की तो उनके बच्चों को कुछ भी हो सकता है। इसलिए अब से लेकर 4 महीने पूरे होने तक इन्हें गांव वाले घर में रहना पड़ेगा। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है मम्मी जी?
हम भी वहाँ जाकर रहेंगे, पिकनिक मनाएंगे। अरे भाई बीवी जहाँ हम भी वहाँ। हाँ यार, आइडिया तो बहुत अच्छा है। शहर की ज़िंदगी में रह रहकर परेशान हो चुके हैं, अब कुछ दिन गांव में बिताएंगे। तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम में से कोई भी वहाँ नहीं जा सकता और मैं यहाँ रहूँगी ना तुम तीनों के साथ। 4 महीने की तो बात है, उसके बाद ये तीनों ही लौट कर आ जाएंगी। ठीक है मम्मी जी, अब हमारे बच्चों का सवाल है तो ये तो करना ही पड़ेगा। कावेरी अपनी तीनों बेटियों को कुछ दिन के लिए घर से बाहर कहीं दूसरे शहर में रहने के लिए भेज देती है। कुछ दिनों के बाद, अरे मम्मी जी बहुत दिन से पिज्ज़ा नहीं खाया, मंगवाइए ना। क्या बताऊं बेटा, पहले तो बेटियां खर्चा दे देती थी क्योंकि उनकी नौकरी थी, लेकिन अब तो मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। थोड़े बहुत पैसे हैं जो बच्चों की डिलीवरी में काम आएंगे। लेकिन मम्मी जी आपकी बेटियों को वापस आने में तो अभी बहुत वक्त बाकी है। वही सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। सोच रही हूँ कल से दूध भी बंद करवा देती हूँ। अब दूध वाले को देने के लिए पैसे भी तो नहीं है ना। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, अगर दूध भी बंद करवा दोगी तो मुझे चाय कहाँ से मिलेगी, और चाय के बिना मैं तो मर ही जाऊंगा। क्या करूं बेटा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। इस तरह कावेरी जी धीरे धीरे अपने तीनों दामादों को पैसे देना बंद कर देती हैं और घर में खाने पीने की चीजें लाना भी बंद कर देती है। अब वो तीनों बुरी तरह से परेशान होने लगे थे और इसलिए एक दिन तीनों प्लान करके घर से बाहर निकलते हैं और बाजार में जाने के बाद, यार अच्छा खाना खाए हुए कितने दिन हो गए, पता नहीं कब अच्छा खाना मिलेगा। हमारी बीवियों के जाने के बाद तो हमारी हालत भिखारियों जैसी हो गई है यार। कुछ भी हो, मुझे तो आज पिज्ज़ा खाना ही खाना है। जेब में 1 रुपया नहीं और पिज्जा खाएगा, कहाँ से आएंगे पैसे? अरे देख वहाँ सामने बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर पर काम करने के लिए एक आदमी की आवश्यकता है। भाई मैं तो जा रहा हूँ, काम करूँगा और शाम तक पैसे लाकर आराम से पिज्ज़ा खाऊंगा। जा जा, तुझे कोई काम नहीं देने वाला, हम तो घर जा रहे हैं। चल भाई सुमित। सुमित और अविनाश वहाँ से चले जाते हैं और विवेक उस कंप्यूटर शॉप पर सारा दिन काम करके 5,000 रुपये कमा कर घर लौट कर आता है और अपने खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भी लेकर आता है। ये देखकर विवेक और सुमित के दिल में भी कुछ पैसे कमाने की इच्छा जागती है। अरे सुबह सुबह कहाँ चल दिए तुम? मम्मी जी एक बहुत अच्छी जगह मिली है, कंप्यूटर पर काम करने के 5,000 मिले थे कल मुझे। अगर रोज़ काम करूँगा तो पूरे 40,000 की तनख्वाह। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है दामाद जी, आपको जाना ही चाहिए। सुमित और अविनाश विवेक को इस तरह तरक्की करते देखकर परेशान हो जाते हैं और वो दोनों भी काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे उन दोनों को भी काम मिल जाता है। अब कावेरी के तीनों दामाद छोटी मोटी नौकरी करके अच्छा पैसा कमाने लगे थे। एक दिन कावेरी उन्हें अपने पास बुलाती हैं। अरे वाह, विवेक 40,000 कमा लेता है, अविनाश 60,000 और सुमित तुम भी 40,000 के आसपास कमा ही लेते हो। कुल मिलाकर तुम अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो बेटा। हाँ मम्मी जी, बहुत मज़ा आता है जब महीने के एंड में मोटी रकम हाथ में आती है। पूछिए मत मम्मी जी, घर में रहकर रोटी बना बना कर और तो जैसा महसूस होने लगा था मुझे तो। हाँ बेटा, तुम तीनों की बात तो बिल्कुल ठीक है। और जानते हो, अब तुम तीनों की पत्नियां भी वापस लौट कर आने वाली है। लेकिन मम्मी जी अभी तो उन्हें गए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, आपने तो कहा था वो 4 महीने के बाद लौट कर आएंगी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैं सिर्फ तुम तीनों को सबक सिखाना चाहती थी कि आदमी घर में बैठकर बीवी की कमाई खाता हुआ अच्छा नहीं लगता। इस दुनिया में हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए, चाहे वो औरत हो या आदमी, ताकि अपने परिवार को संभाल सके। कावेरी की बात सुनकर उन तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है और कावेरी उन्हें सच बता देती है कि ईशा, सुहाना और मोहिनी शहर में ही कहीं दूसरी जगह रह रहे थे। शाम के वक्त उन तीनों की पत्नियां लौट कर आ जाती है और कावेरी जी का परिवार एक खुशहाल परिवार की तरह। पनौती बहू। किसी की वजह से अगर कोई काम रुकता ही चला जाता है तो लोग उसे पनौती कहने लगते हैं। अरे आज हम लोगों की जूस की फैक्ट्री का माल ट्रक में लद कर शहर जा रहा है, डिलीवरी होते ही पेमेंट भी आ जाएगी। लाखों रुपए का माल है। लेकिन थोड़ी ही देर में रितु का पति दौड़ता हुआ आता है।
पिताजी, पिताजी, वो जूस से भरा ट्रक पलट गया, सारा जूस पास की नाली में बह गया। हे भगवान, तेरी शादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है। मैं तो बोल ही रहा था कि इस लड़की की कुंडली बनवा लो, देखा आए दिन नुकसान। बेचारी रितु पर्दे के पीछे से ससुर की बात सुन रही थी, लेकिन करती भी तो क्या, कहती भी तो क्या। अरे रितु, क्यों उदास होती हो? मुझे भरोसा है तुम ही मेरे घर की लक्ष्मी हो। अरे मेरे पैर में चोट लग गई है रितु, जरा चल डॉक्टर को दिखाते हैं। रितु सास के साथ डॉक्टर के घर जा ही रही होती है कि उसका पैर फंस जाता है और वो सास पर गिर जाती है। हाय रे, पहले से पैर टूटा था, अब ऊपर से मेरे ऊपर गिर गई। हे भगवान, उठा ले मुझे भगवान। अये, 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 कोई उठाओ तो मुझे। हाँ सासू माँ, लाइए हाथ दीजिए, यहाँ बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाय रे, अब तो डॉक्टर भी चला गया होगा। अरे इस लड़की के कारण पता नहीं मैं अपने पैरों पर खड़ी भी हो पाऊंगी कि नहीं। माँ, बहुत घबराहट हो रही है। कल मेरी अपनी खुद की फैक्ट्री शुरू होने वाली है। पता नहीं कैसा रहेगा मेरे लिए बिजनेस। अरे क्यों नहीं बेटा, अच्छा होगा। इतनी लगन और मेहनत जो की है तूने, बस तेरी बीवी का मनहूस साया ना पड़े। अरे जब से आई है कुछ ना कुछ मनहूस होता ही चला जा रहा है। कैसी बात कर रही हो माँ? एक तो वो अपना घर परिवार छोड़कर हमारे लिए यहाँ आई है, और तुम हो कि। दिन बीतते हैं और एक दिन। निकल इस घर से, मैं कहती हूँ निकल। जब से यह लड़की मेरे घर की बहू बनी है, हर जगह घाटा, हर जगह नुकसान। कभी सास का पैर टूट रहा है तो कभी जूस का ट्रक ही गिर जा रहा है। अरे अब तो हद ही हो गई। मेरे बेटे का इतना भारी एक्सीडेंट कि वो कोमा में चला गया। वो तो शुक्र है कि जान बच गई। नहीं नहीं, हम ऐसी लड़की को अपने घर में रख ही नहीं सकते। अब तो रितु को भी लगने लगता है कि वो मनहूस है। वो चुपचाप घर छोड़कर निकल जाती है। चलते चलते रितु एक जंगल में झोपड़ी में पहुंच जाती है, जहां एक साधु तपस्या कर रहे होते हैं। आ गए बेटी, क्यों परेशान होती है? ये तो जीवन का नियम है। इंसान हमेशा नकारात्मक चीजों को ही सुनता, देखता और समझता है। किसी की अच्छाई उसे नजर ही नहीं आती। आपने मुझे बेटी कहा है तो शरण भी दे दीजिए बाबा। मैं आपका सारा काम कर दिया करूंगी, बस आपके जीवन में मेरे जैसी बेटी की वजह से कुछ बुरा ना हो। साधु आंख बंद करके मुस्कुराता है और रितु उनके घर की बेटी बन जाती है। पिताजी, भोजन तैयार है, आकर खा लीजिए। बेटा, जो भोजन तूने बनाया है उसमें सांप का जहर है, वो खाकर मैं मर सकता हूँ। नहीं नहीं पिताजी, खाना तो मैंने अपनी आंखों के सामने बनाया है, यहाँ तो कोई सांप आया ही नहीं। ठीक है, फिर ला मैं खा लेता हूँ। साधु खाना खाने जाता ही है कि खाना रितु के हाथ से गिर जाता है और वो खाना बिल्ली खा जाती है। बिल्ली उस खाने को खाती ही मर जाती है। नहीं पिताजी, मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया। मुझे इस बात का पता नहीं पिताजी। मैं ये बात जानता हूँ, खाने में जहर का मिलना और इस खाने का गिरना ये तो पहले से ही तय था। इसमें तुमने कुछ नहीं किया है बेटी। रितु समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। वो रोने लगती है और साधु को अपनी सारी कहानी सुना देती है कि कैसे उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती मान लिया था। साधु मुस्कुराकर कहता है, बेटी, क्या चाहती हो तुम? क्या तुम जीवन भर यहाँ रहना चाहती हो या फिर अपने ससुराल जाना चाहती हो? पिताजी, मैं ससुराल जाना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ मेरी जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि मेरे ससुराल वाले मुझे पनौती यानी कि मनहूस ना समझे। उन लोगों को पता चले कि मैं उन लोगों का भला ही चाहती हूँ। ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा। तो कल मेरे साथ चलना। दोनों अगले दिन रितु के ससुराल जाते हैं।
जहाँ साधु के साथ रितु को देखकर सास कहती है, अरे वाह रे करम चली, हम लोगों के घर में तूफान लाकर चैन ना मिला तुझे। जब जादू टोटका करने के लिए ये बाबा बाबा बुलाकर किसी को लेकर आई है। नाना माँ जी, ये तो मेरे धर्म के पिताजी हैं, मुझे ससुराल वापस छोड़ने आए हैं। ये तो बस पिता का धर्म निभा रहे हैं, इन्हें कुछ मत कहिए। वाह जी वाह, 4 महीने बाद आज ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ और ये मनहूस फिर से आ गई। इस बार क्या जान लेके जाएगी? अरे मेरी भी सिर्फ टांग में फ्रैक्चर था, अब ये आ गई है तो पक्का टांग काटनी ही पड़ेगी। हे भगवान, पिछली बार तो जूस का पूरा ट्रक ही पलट गया था, इस बार तो पक्का फैक्ट्री में ताला ही लग जाएगा। रितु के नए साधु पिता सबकी बात गौर से सुन रहे थे। फिर वो बोल पड़ते हैं, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो साथ में गोला लाए थे। उस गोला में वो सबको कुछ दिखाते हैं। वो दिन दिखाते हैं जब जूस से भरा ट्रक गिरता है। पास के कुछ जानवर उस गिरे जूस को पीते हैं और वहीं मर जाते हैं। देखो, इस जूस में तुम्हारे फैक्ट्री के मैनेजर ने जहर डाला था। अच्छा हुआ वो ट्रक गिरा, वरना पूरा परिवार जीवन भर के लिए जेल में होता। हे भगवान, तब तो न जाने कितने लोगों की मौत हो जाती इस जूस को पीकर। शुक्र है भगवान का, अनहोनी से बचा लिया। फिर वो दिन देखते हैं जब पति का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन रितु के करवा चौथ के व्रत के कारण वो बच जाता है, वरना तो मृत्यु निश्चित थी। सभी रितु की तरफ देखते हैं। बाबा, मैं तो मनहूस नहीं हूँ। शुक्रिया बाबा, मेरे मन में जीवन भर का बोझ रहता कि मैं इन लोगों के दुख का कारण तो नहीं। नहीं नहीं बेटा, मनहूस तो ईश्वर किसी को नहीं बनाता। हर चीज का एक वक्त होता है और जो होना है वो तो होता ही है। मुझे माफ कर दे बहू, तू तो इस घर की लक्ष्मी है, रक्षक भी है। हम लोगों को माफ कर दे बेटा। रितु को ससुराल में छोड़ बाबा वापस चले जाते हैं।